हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्केन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के बारे में। तो इसमें होता क्या है, एल्केन जो होता है उसमें कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के एल्केन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता है और इसमें लेस होते हैं और गैसियस स्टेट में होते हैं। कार्बन 5 से कार्बन 17 के एल्केन जो होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं और इसमें लेस होते हैं, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और जो 17 से हायर के एल्केन होते हैं वो जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एल्केन फ्रॉम कार्बन 1 to कार्बन 4 आर colorless and odorless gas. Carbon 5 to carbon 17 are colorless and odorless liquid and higher members are solids. अब सेकेंड वाला देखेंगे। एल्केन जो होते हैं वो वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो घुलनशील होते हैं और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। दे आर insoluble in water but soluble in organic solvent. The solubility decrease with increase in the molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है और ये वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। अब थर्ड देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ेगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, अगर मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगी। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। कार्बन एटम इंक्रीज होने का क्या मतलब है? कार्बन एटम जब इंक्रीज हो रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसका सेकेंड कंडीशन होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। मतलब जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और जिसकी ब्रांचिंग कम होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। मतलब ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एज ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। वही लिखा गया है कि ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है, स्टेट में है, स्टेट चैन में है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग है, एक कार्बन का ब्रांचिंग है। तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगी और जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी? इस वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब फोर्थ देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है कब? जब मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन रेगुलर वे में इंक्रीज नहीं होता है। रेगुलर वे में इंक्रीज क्यों नहीं होता है? क्योंकि एल्केन के जो इवन नंबर के होते हैं ना कार्बन, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। किससे? उनके प्रीवियस और उनके नेक्स्ट ऑड नंबर के एल्केन से। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि अगर कार्बन नंबर 4 है उसकी मेल्टिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होगी? उसके प्रीवियस, मतलब उसके प्रीवियस ऑड नंबर वाले कार्बन से। मतलब कि ये 4 है तो 3 वाले से भी ज़्यादा होगी और उसके नेक्स्ट वाले मतलब 5 वाले से भी ज़्यादा होगी। 3 और 5 वाले से किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी? 4 वाले की। अगर इस कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 5 है तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा होगी इसकी, कार्बन नंबर 4 वाले की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। इवन नंबर का जो है सबसे ज़्यादा होता है उसके प्रीवियस और उसके नेक्स्ट ऑड नंबर के एल्केन से। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन आल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बट द इंक्रीज इज़ नॉट सो रेगुलर। मतलब रेगुलर वे में नहीं बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ये तो आपको इस पॉइंट में समझ में आएगा। एल्केन विथ even number of carbon have more melting point than the previous and next odd। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन देखेंगे। इसमें फर्स्ट देखेंगे कंबंसन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, एल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एक्सिस ऑफ एयर में जलाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बनता है और हीट रिलीज होता है। क्या होता है? एल्केन को एयर की एक्सिस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
एंड हीट रिलीज होता है। द एल्केन बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर आर ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ रिलीज ऑफ हीट। यही हो गया। इसमें होता क्या है देख लीजिए, यहाँ पे मेथेन लिए हैं, मेथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और H2O बन रहा है, प्लस में हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं कार्बन को। सबसे पहले कार्बन देखेंगे, कार्बन कितना है उसको बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर उसको करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है ये, सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर जाके ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इस साइड में भी एक कार्बन है, तो इस साइड में भी एक कार्बन है, तो कार्बन को हमको बैलेंस नहीं करना है, कार्बन पहले से ही बैलेंस है। अब हमको क्या बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या लगाना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा। क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। ये रिएक्शन अब आपकी बैलेंस हो गई है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ऐसे हम कंबंशन रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी रिएक्शन लेके आप ऐसे उसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर जाके हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर जाके ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन में होता क्या है, इसमें यूवी लाइट या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हेलोजन के द्वारा एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, यूवी लाइट या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हेलोजन्स के द्वारा एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय हेलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड कैटलिस्ट। वही जो बोल दिए हैं वही यहाँ पे लिखा गया। अब रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन है मेथेन का रिएक्शन, अगर हम क्लोरीन से करवा रहे हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल से करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला क्लोरीन जो है इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला क्लोरीन इससे हाइड्रोजन को लेके रिमूव हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, HCl बनेगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, CH3Cl बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनेगा। अब फिर अगर हम फिर इससे क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर से क्या होगा, जब फिर से यहाँ से HCl जो है वो निकलेगा और यहाँ पे CH2Cl2 फॉर्म हो जाएगा। फिर से अगर क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे, फिर से यहाँ से एक H निकलेगा, जब तक H रहेगा तब तक यहाँ से H निकलता रहेगा। अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाते जाएँ तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर फिर से क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक H बचा है, वो भी निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन रहा है। अब इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की। रिएक्टिविटी हेलोजिनेशन करवाने पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की होती है। इसका देखेंगे हम मैकेनिज़्म, इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, मैकेनिज़्म देखेंगे। मैकेनिज़्म इसमें क्या होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, चेन इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल कैसे बनता है आपको पता होगा, होमोलिसिस के द्वारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे होमोलिसिस होगा तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, चेन प्रोपागेशन, और चेन प्रोपागेशन में क्या होता है, मोर फ्री रेडिकल फॉर्म होता है और भी ज़्यादा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से भी क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास एक फ्री रेडिकल चले आएंगे और इसके पास ये एक फ्री रेडिकल चले आएंगे, तो H और Cl मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा और ये मेथिल फ्री रेडिकल
फॉर्म हो जाएगा। अब मेथिल फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन जो है मेथिल से अटैच हो जाएगा और फिर से क्या बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से किसी दूसरे मेथेन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर से क्या बनाएगा, मेथिल फ्री रेडिकल बना लेगा और फिर ये मेथिल फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसमें से या तो मेथेन ना ख़त्म हो जाए या तो इसमें से क्लोरीन ना ख़त्म हो जाए। इसमें से कोई एक ख़त्म होगा तब जाके ये स्टॉप होगा। अब देखते हैं चैन टर्मिनेशन क्या होता है। चैन टर्मिनेशन में होगा जो जितने भी फ्री रेडिकल आपके बन रहे हैं उसको आप ऐड करके देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वही होता है चैन टर्मिनेशन। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है चैन टर्मिनेशन में। यहाँ पे मेथिल फ्री रेडिकल बन रहे हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो एक मेथिल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल को ऐड करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। और फिर आप क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल को ऐड करवाएंगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड होगा मेथिल फ्री रेडिकल और मेथिल फ्री रेडिकल को ऐड करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगा। यही आपका मैकेनिज्म हो गया है। मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी हम ये मैकेनिज्म करवा चुके हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब फोर्थ हम देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में नाइट्रो ग्रुप के द्वारा हम एल्केन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं। क्या होता है, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रो ग्रुप के द्वारा हम एल्केन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं और हमको क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। दिस इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाई नाइट्रो ग्रुप एट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। अब इसका रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखिए मेथेन लिए हैं, ये क्या है, मेथेन। अब मेथेन का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये निकलेगा वाटर, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3NO का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ये वाला रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 है, प्रोपेन है और प्रोपेन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, H और OH, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर। और ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2NO2, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, NO2 बन गया। और अब फिफ्थ देख लेते हैं, आइसोमराइजेशन होता है क्या। इसमें क्या होता है, एक आइसोमर से कोई दूसरा आइसोमर बनता है, उसी को कहेंगे आइसोमराइजेशन। एक आइसोमर से कोई दूसरा आइसोमर बनता है, उसी को कहेंगे आइसोमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of one isomer into another isomer is called isomerization। होता कैसे है, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे और टेम्परेचर रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और एन एल्केन जो है वो आइसोमराइज्ड हो जाएगा। क्या बनता है, ब्रांच चैन आइसोमर बनता है। क्या बनता है, ब्रांच चैन आइसोमर बनता है। ऑन हीटिंग विथ एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, एन एल्केन आइसोमराइज्ड टू ब्रांच चैन आइसोमर्स। ये हो गया। अब इसको रिएक्शन से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एन ब्यूटेन लिए हैं, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में एंड HCl के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे, ये कंडीशन होगा तब जाके ये रिएक्शन होगा। अगर ये कंडीशन आप नहीं लिख रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CH3 निकल के इस वाले के पास चला जाएगा, CH2 के पास चला जाएगा और यहाँ से CH2 से एक H निकल के यहाँ इस वाले CH2 से अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH और यहाँ से लग जाएगा CH3। तो क्या बना आपका, CH3
CH, यहाँ से CH3 अटैच हो गया और यहाँ से CH3, ये बन गया आइसोब्यूटेन। देखिए आइसोब्यूटेन कैसे बन गया है। इसमें देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया है, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं था, तो यही डिफरेंस आया है। एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बन रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। 6 देखेंगे एरोमेटाइजेशन। इसमें होता क्या है, एलिफैटिक कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में, इसी को कहते हैं हम एरोमेटाइजेशन। एलिफैटिक कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में, इसी को क्या कहते हैं हम एरोमेटाइजेशन। ये रिएक्शन होता कैसे है, इसमें क्या होता है, एल्केन के पास जो है 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन का एटम होना चाहिए और उसको हम हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। किसकी प्रेजेंस में, CrO3 Al2O3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिए, यहाँ पे एल्केन में 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन के एटम होने चाहिए और इसको हम हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। किसकी प्रेजेंस में, CrO3 Al2O3 की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, एरोमेटाइजेशन। एल्केन्स हैविंग 6 or more carbon atom when heat at 600 degree Celsius temperature in the presence of catalyst CrO3 Al2O3 फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एन हेक्सेन लिए हैं और इसको हम हीट कर रहे हैं CrO3 एंड Al2O3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। आपको पता होगा बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। 8 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, H2 के रूप में बाहर निकल रहा है, H2 गैस के रूप में बाहर निकल जा रहा है। ये हो गया आपका रिएक्शन एरोमेटाइजेशन का। ऐसे भी 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं।